यानी कि हकला के बातें करना या फिर लिप सिंक जिसमें पेशेंट तुतला के बातें करता है। तो जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें जब आप नोटिस करेंगे या फिर पेरेंट्स अर्ली जो है एज में नोटिस करते हैं कि हमारा बच्चा तुतला के बात कर रहा है या फिर बोलने में उसे दिक्कत हो रही है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर वर्ड बोल रहा है या कोई स्पीच प्रेजेंटेशन कर रहा है, तब आप देखते हैं कि वो स्किप कर रहा है कुछ वर्ड या वो वर्ड्स को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों को नोटिस करना टाइमली बहुत ज़रूरत होती है इसकी कि पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स आप नोटिस करें, क्योंकि कई बार हम अगर यंग एज में इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब उनको बड़े होके दिक्कत काफ़ी बढ़ सकती है और ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टी भी आ सकती है। अगर हम अर्ली बात करें तो अर्ली इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा क्योरेबल होता है इन एनी एज। कि अगर आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है, लिपसिंग, डिपेंडिंग ऑन द किस वजह से है, कारण वजह से है, ये भी बहुत मायने रखता है इसमें। पर बात करें कि बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद इसका इलाज नहीं है, तो आप एनी एज आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है, आप हकला की बात करते हैं या तुतला की आप बात करते हैं, या बच्चों में जनरली आपको स्पेशली बच्चों में नोटिस करने की ज़रूरत है, तो क्यों ये दिक्कत होती है और क्या होम्योपैथी इसमें उपयोगी है, तो आज हम यही जानेंगे। तो वेलकम टू डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक, जिस चैनल में हम होम्योपैथी से रिलेटेड बातें करते हैं कि किस डिफरेंट जो हमारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं वहाँ होम्योपैथी किस तरीके से उपयोगी है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ऐसी कंडीशंस का इलाज है होम्योपैथी में। जैसे मैंने स्टैमरिंग की बात करी कि बच्चा हकला रहा है या बच्चा तुतला रहा है, तो वो जनरली पेरेंट्स नहीं नोटिस करते कि पता नहीं क्या हो गया है, या बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लेते हैं, न्यूरो को दिखा लेते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि क्या करें कि अब हम शायद इसका इलाज है नहीं। तो बिल्कुल नहीं, होम्योपैथी में इसका इलाज है। डिपेंडिंग हम पेशेंट का पूरा केस देख के, और अगर पेशेंट को जैसे जो बच्चा है उसे अर्ली एज पे ही उसका ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो आज बात करेंगे होम्योपैथी से इसी रिलेटेड मेडिसिन में। तो सबसे पहले स्टैमरिंग होता क्या है, हकलाना होता क्या है, या लिपसिंग को आप किस तरीके से डिफ़र कर सकते हैं। तो स्टैमरिंग, हकलाना, पेशेंट स्टैमरिंग में पेशेंट क्या होता है कि जब वो कुछ वर्ड बोल रहा है या कुछ स्पीक कर रहा है तो हकला रहा है, उसको बोलने से पहले उसको काफ़ी कोशिश करनी पड़ रही है, या फिर कई बार क्या होता है इस वजह से पेशेंट को इतना ज़्यादा वो रहती है कि पेशेंट की आवाज़ कहीं ना कहीं वो बोलने की उसकी एबिलिटी, वोकल कॉर्ड है कि उसमें वोकल कॉर्ड से अगर बात करें कि वो आवाज़ें जैसे डर से आवाज़ें निकाल रहा है, चीख रहा है, तो मतलब वोकल कॉर्ड कहीं ना कहीं काम कर रही है, बट पेशेंट क्यों नहीं बोल रहा है या हकला रहा है बोलने से पहले, या कहीं ना कहीं स्पीच उसकी बिल्कुल डिले टाइप हो गई है, नॉट ड्यू टू द एनी प्रॉब्लम इन द वोकल, बट हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो माइंड से रिलेटेड, जैसे ऑटिज्म स्टाइल में हम जनरली देखते हैं, या अटेंशन जो ADHD के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखा जाता है कि पेशेंट्स में जो है स्पीच डिले कह सकते हैं कि बच्चा जो एज में बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं या फिर तुतला के बोल रहा है या कुछ वर्ड में नहीं बोल पा रहा है, सेंटेंस के बीच में वो रुक जा रहा है। तो स्टैमरिंग इसमें ये कंडीशन हो सकती है। स्टैमरिंग में माइंड से रिलेटेड कोई पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, जेनेटिक भी पेशेंट में मिलती है कहीं ना कहीं। और लिपसिंग की बात करें, तुतलाना, तो इसमें पेशेंट का क्या होता है कि हो सकता है जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो आप उससे जो स्पीच जब उसे कनेक्शन बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप वो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे लिपसिंग में पेशेंट जनरली जो एस हो गया या जेड हो गया या श या ज, उसको वो ता करके बोलता है, तुतला के बोलता है, ता, हर वर्ड को वो ता में बोलता है जनरली, एस और स और ज में। तो जैसे बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, तो ता जा रहे हो, तो जब आप उससे बात कर रहे हैं तो ये कोशिश करनी है कि आप करेक्ट वर्ड को यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है वो इसके यूज टू हो जाए। या फिर कई पेशेंट में जेनेटिक भी देखा जाता है, या पेशेंट कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स पे अटकते हैं, ऐसा भी देखा जाता है, बट ये भी एक प्रॉब्लम है। तो उसको आप ये ट्रीटेबल है, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है जो पर्टिकुलरली इन चीज़ों पे काम करती है। साथ के साथ आप ट्रीटमेंट के साथ साथ आप उसको काउंसलिंग थेरेपी भी दे सकते हैं, और पूरा उसका डिग्नोसिस की कोई माइंड से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है पेशेंट में। जैसे मैंने कहा कि ऑटिज्म चाइल्ड में जनरली दिखता है, ADHD के चाइल्ड में जो है ये दिखती है, या फिर किसी को कोई शॉक लगा है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, उसके बाद से कोई डिप्रेशन हुआ है, उसके बाद से ये दिक्कतें हो सकती हैं।
तो बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत उपयोगी है। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम बात करें, इसमें जो उपयोगी है नैट्रम काप। नैट्रम काप उन केसेस में यूज़ होती है जहाँ देखा जाता है कि अगर हम देखते हैं कि जनरली माउथ पे जो है कोई ना कोई जैसे कॉजेज़ आप बात करें, लिप्सिंग हो गया, तो लिप्सिंग के पर्टिकुलर कॉजेज़ हो सकता है कि टाइट टंग हो, कि जो जीभ होती है बच्चों में जनरली देखा जाता है टाइट टंग, मतलब जो जीभ का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो नीचे जॉ के पार्ट पे थोड़ा सा चिपका हुआ होता है, या फिर तो वो थोड़ा सा सर्जरी से ठीक कराना पड़ता है, ये हो सकता है। या तो फिर टीथ जो अलाइनमेंट है वो ढंग से नहीं है टीथ में कोई, तो जिस वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है आपको, जैसे जो कैंसर पेशेंट होते हैं आफ्टर द सर्जरी, या कोई कैंसर जैसी कंडीशन है, माउथ अल्सर है, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत आ सकती है कि से नहीं बोल रहा है, तुतला रहा है, तो ये हो सकती है पेशेंट में। या फिर आपने जो स्पीच जो एक डेवलपमेंट स्टेजेस थी, वहाँ पेशेंट जो बच्चा था उसको इस तरीके से बात कर, जो उसकी हैबिट पड़ गई, तो वो उसको जनरली बोल रहा है, ये भी हम इसमें ध्यान देते हैं। तो आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन पहली नैट्रम का, तो वहाँ देखा जाता है कि जनरली जो पेशेंट आएगा, बच्चा आएगा, जो भी किसी भी एज का, अगर उसे ये दिक्कत है स्टैमरिंग, वो थकला के बोल रहा है या तुतला के बोल रहा है, तो वहाँ पे जीभ जो है काफ़ी मोटी दिखेगी, और पेशेंट में स्पीच डिले भी दिख सकता है। तो वहाँ जीभ मोटी बहुत ज़्यादा पेशेंट की होगी, तो वहाँ नैट्रम काप काफ़ी इफेक्टिव होती है। साथ ही जो इसमें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी सिम्टम काफ़ी मिल रहे होते हैं पेशेंट में, तो वो भी इसमें हेल्पफुल रहते हैं सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास बोविस्टा। बोविस्टा में पेशेंट जनरली जो है बच्चे के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है, तुतला के बात कर रहा है बच्चा, और उसमें कुछ इस तरीके से हो सकता है कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर वीक मेमोरी है, या फिर उसका जो माइंड है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा वीक है, तो वहाँ पर पेशेंट में देखा जाता है कि पेशेंट जो जनरली जो काम कर रहा है वो उसको उतनी परफेक्शन से काम नहीं कर रहा है, और चीज़ें जैसे अगर वो ऑर्गेनाइज करने को हम उसे बोलेंगे कि ये बुक्स रख दो, तो वो उसको गिराएगा, इतना ज़्यादा घबरा जाता है, या फिर उसको मेंटल रिलेटिव्स के साथ इश्यूज़ रहते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा और तुतला के बात कर रहा है, तो उसमें ये पेशेंट बच्चे में अगर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इफेक्टिव रिजल्ट देखे गए हैं। सेकेंड मेडिसिन है हमारे पास लाइकोपोडियम। अनदर मेडिसिन लाइकोपोडियम उन केसेस में इफेक्टिव होती है जहाँ देखा जाता है जनरली पेशेंट जो होता है, जो वर्ड यूज़ करना चाहिए उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ कर रहा है, गलत वर्ड यूज़ कर रहा है। जब हम उसके जैसे पेरेंट्स से अगर बच्चे से बात करें तो वो बताते हैं कि वो ये वर्ड ना यूज़ करके, या जनरली वर्डों को मिक्स कर लेता है, समझ नहीं पाता, तो गलत वर्ड यूज़ करता है। हो सकता है काफ़ी सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स हो, कंफ्यूज हो जाता है, तो इस तरीके का देखा जाता है कि इंस्टेड कि ये वर्ड यूज़ करना चाहिए वो दूसरा वर्ड यूज़ करता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो लाइकोपोडियम में इस तरीके का देखी जाती है कि पेशेंट में जो हम इसमें अगली मेडिसिन देखेंगे तो उसमें देखा जाता है कालीब्रोम ब्रोमैटम जो है एक बहुत अच्छी दवा है, जो कि नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट बहुत डिप्रेस, बहुत ज़्यादा मेलनकॉलिक, बहुत ज़्यादा मतलब सैड रहेगा, उसको लगता है कि कोई उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इस तरीके से मतलब वो हमेशा परेशान सा कुछ रहता है। और पेशेंट का माइंड में इसमें देखा जाता है काफ़ी वीक जैसे रहता है, तो वहाँ पर ये माइंड स्पेयर पे काम करती है। तो यहाँ देखा जाता है पेशेंट बोलते बोलते रुक जाता है, और फिर अपने सेंटेंस में बीच बीच में रुक जाता है, इसके मतलब सेंटेंस में रुक जाता है। या जो इससे ही रिलेटेड आप देखें कि कैमोमिला में पेशेंट जो है बीच में से वर्ड्स को स्किप कर देता है, बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है, एक होता है कि वो रुक गया, और ये होता है कि वर्ड्स उसने स्किप कर दी, पूरा सेंटेंस बोला, बीच का कोई वर्ड भूल गया। तो इस तरीके से कैमोमिला, और कैमोमिला के चाइल्ड जो है स्पेशली अगर मिल रहा है बच्चा इस तरीके का मिलेगा, बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा। ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे में, अगर कोई आपके पास अदर पेशेंट भी आ रहा है तो वो देखा गया कि बहुत ज़्यादा जिद्दी उसकी जो अगर उसका हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो इस तरीके का कि बहुत ज़्यादा जिद्दी है, चाहिए वो चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं घुलता मिलता है, मतलब उसको पर्टिकुलरली अपनी मदर के पास ही रहेगा, या फिर पर्टिकुलर लोगों में ही रहेगा, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चीज़ें फेंकता है, इस तरीके से। उसमें जैसे ADHD के चाइल्ड हैं तो वहाँ ये अगर दिख रही है कि पेशेंट वो बच्चा बोलते हैं कि बोल रहा है कि और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, और इसके स्पीच में भी ये देखा जाता है कि
बोल रहा है, फिर बीच में से वर्ड कहाँ स्किप हो जाते हैं इसके पता ही नहीं चलते। ये सेनिकुला की बात करें तो उन केसेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है जहाँ पेशेंट कुछ बोल ही नहीं पाता है, कि मतलब उसको वो बोल सकता है बट जैसे ही बोलना चाहता है सिर्फ वर्ड बोलेगा और बस उसकी वो पूरा मतलब बोलेगा बस उसका मुंह में ही रह जाता है वो वर्ड, वो नहीं बोल पाता है। इस तरीके का अगर चाइल्ड मिल रहा है, अगर सिम्टम मिल रहा है हमें, तो हम उसमें ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। अनदर मेडिसिन जो बहुत इफेक्टिव होती है स्ट्रोमोनियम, जो कि ऑटिज़म्स के चाइल्ड या एडीएचडी के चाइल्ड के काफ़ी इफेक्टिव होती है। फिर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो या पेशेंट के पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं कि ये सडनली उसने बोलना बंद कर दिया, ऐसा इंसिडेंस हुआ था या फिर कुछ ऐसा हुआ था। तो बोलता था पहले, थोड़े बहुत वर्ड बोलता था। आई हैव अ केसेस जहाँ पर बच्चा मतलब पेरेंट्स बता रहे हैं कि ये बोलता था बट सडनली इसने बोलना छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से कुछ हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ, बट ये डरा या क्या हुआ, एकदम से डर गया था बहुत ज़्यादा और उसने तब से कोई वर्ड नहीं बोला। आई थिंक 2 ईयर का वो बच्चा था, तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सो स्ट्रोमोनियम जो है काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है उन केसेस में, और बच्चा बहुत ज़्यादा डरा रहेगा, ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर जाता है, चाहे वो बड़ा पेशेंट भी हो, उनमें भी इफेक्टिव रहेगी मेडिसिन। स्पाइजीलिया होती है जहाँ पेट में कीड़े देखे जाते हैं, और पेशेंट का जो अगर सिम्टम बताएं तो वो ऐसे होते हैं कि पेशेंट जब भी वर्ड बोल रहा है उसका जो पहला लेटर है वो उसको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन कर रहा है, या बहुत ज़्यादा कि बोल रहा है आ बोलते बोलते इस तरीके से वो कर रहा है, तो वहाँ पे स्पाइजीलिया, साथ के साथ पेट में कीड़े भी अगर हैं, स्पाइजीलिया वन ऑफ द गुड मेडिसिन रहेगी केसेस के हिसाब से। अनदर है बॉथ्रोप्स, वो उन केसेस में यूज़ होती है जहाँ देखा जाता है टंग में कोई दिक्कत नहीं है, या स्टैमरिंग है, लिप्सिंग है, तो वहाँ पर टंग में कोई दिक्कत नहीं है, जीभ पे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वोकल कॉर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो, और इशू कोई नहीं मिल रहा है और बच्चा नहीं बोल रहा है या बड़ा जो भी है नहीं बोल रहा है, तो वहाँ पे बॉथ्रोप्स देखा जाता है, कोई टंग से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ बॉथ्रोप्स एक अच्छी मेडिसिन है। तो ये कुछ मेडिसिन थी, सिम्टम के हिसाब से थी। अब हर मेडिसिन का चयन हम हर केस के हिसाब से करते हैं, पर्टिकुलर केसेस के। तो बहुत से जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम ये वाली मेडिसिन अपने केस के हिसाब से ले लें, ये ले लें, तो इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये जो जनरल सिम्टम है इसमें और भी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, पेशेंट के केसेस के हिसाब से हो सकता है उसे मेंटल रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर या दिक्कत, या ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई है, या फिर उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर कुछ ऐसा फैमिली में कुछ ऐसा हो गया था, तो उसके बाद से है, उसको बहुत ज़्यादा डीप सॉर पेन है, दर्द है, स्टैमरिंग हो गया, लिपसिंग जैसे केसेस, तुतलाना, हकलाना, या बहुत ज़्यादा हकला के बोलना, या बच्चा जैसे कि वोकल कॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी नहीं बोल पा रहा है अर्ली एज में, या डिले है उसकी स्पीच, तो उन केसेस में किस तरीके से होम्योपैथिक इफ़ेक्टिव है। तो आपके भी अगर रिलेटिव्स में या कोई भी है आपके रिलेटिव में, तो उनको अगर है तो आपको उनको बोलना है कि इस चीज़ का इलाज है होम्योपैथी में, तो यस पॉसिबल है होम्योपैथी में। एक जो ड्यूरेशन है वो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी ये दिक्कत कम्प्लीटली ठीक हो सकती है। और एक जो मेन चीज़ मैंने बोली कि टाइमली ले लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा, और इलाज भी बहुत मतलब जल्दी हो जाएगा। जब एक अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो पॉसिबली करें कि उसका इलाज लें, क्योंकि आगे क्या दिक्कत हो सकती है आपको, जैसे पेशेंट है उसे सोशली गैदर जो है सोशली वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकता है, गैदरिंग्स में नहीं जा सकता है, दिक्कत हो गया उसको ये फियर रहता है, मजाक उसका जो है जो मॉरल है वो डाउन होता है, या कुछ भी वो करने से पहले वो 10 बार अपने आप में जो है मॉरल डाउन करके वो इस तरीके से सोचता है, और ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखने, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट है। सो इफ़ यू हैव एनी पेशेंट रिलेटेड टू दिस, यू कैन कंसल्ट अस, स्टे सेफ।